नमस्ते। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हेलो। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 शुरू किया था। हाउ थॉट्स फॉर्म मैटर एंड कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स। हाँ, हमारे विचारों से चीजें कैसे बनती है। और उन्होंने बहुत अच्छा एनालॉजी दिया, यानी अम, उपमा दी है उन्होंने, या यू कैन से एन एग्जाम्पल। वो उन्होंने कहा कि देखो, जो कि इस किताब में आप जो, या ये इस पन्ने पे आप जो शब्द पढ़ रहे हो, वो शब्द जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो प्रिंटेड लाइन इंफॉर्मेशन नहीं है। वेयर इज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीन ट्रांसमिटेड देन, इफ इट इज नॉट अपॉन द पेजेस। अगर इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन है कहाँ? और वो कहते हैं कि वही बात होती है कि व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर एंड व्हेन यू स्पीक टू अनदर पर्सन, योर एक्चुअल वर्ड्स कन्वे इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स। Obviously, thoughts or feelings and the words are not one and the same things. हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये तीन अलग चीजें हैं। लेकिन शब्दों के माध्यम से हम हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये दोनों को हम कन्वे करते हैं या बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्द जो है ये सिंबल है। शब्द जो है ये साधन है, जिस साधन के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी, ये दो चीज हमारी आत्मा का ध्येय है, ऐसा उन्होंने लास्ट चैप्टर में ही बता दिया था। ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि शब्द जो है वो चिन्ह है। और जैसे शब्द चिन्ह है जिसमें हमारे विचार और हमारी भावनाएं हम जिससे व्यक्त करते हैं, वैसे ही इस दुनिया की हर एक चीज वस्तु जो है वो हमने बनाई है। जिस तरह से हमने शब्द बनाए, उसी तरह से हर चीज वस्तु हमने बनाई है। क्यों? ये चीजें हमारे लिए एक साधन है। साधन इंफॉर्मेशन देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए और हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए। तो दैट इज व्हाट ही सेड द लास्ट थिंग। इट इज ओनली बाय कॉम्प्रिहेंडिंग द नेचर ऑफ दिस कॉन्स्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ थॉट्स एंड डिजायर्स, not into words but into physical objects, that you can realize your true independence from circumstance, time and environment. तो उनका ये कहना है, अगर हम हमारी इच्छाओं से और हमारे विचारों से हर चीज वस्तु हमारे लिए बना रहे हैं, इसका मतलब ये खुद ब खुद बन गई, या वातावरण वैसा था इसलिए बन गई, या समय के साथ ये ऐसी बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम मुक्त है। कोई वातावरण, कोई समय और कोई सर्कमस्टेंस, यानी जो भी हो रहा है, परिस्थिति जिसको हम कहेंगे, ये चीजें हमें कुछ भी बनाने से कभी नहीं रोक सकती। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इसको अगर सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स में हम कन्वर्ट करें, आप समझो किसी गांव के किसी कोने में किसी झोपड़ी में रह रहे हो और आप करोड़ रुपए बनाना चाहते हो। तो ना ही आपका सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति, ना ही समय और ना ही एनवायरनमेंट यानी आपका वातावरण आपको उस चीज से रोक सकता है। हर एक चीज, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, हमने हमारे विचार और हमारे भावनाओं से बनाई है, हमारी इच्छाओं से बनाई है। तो कोई भी हमारी परिस्थिति होने दो, कोई भी युग, कोई भी समय होने दो, और कोई भी किसी भी प्रकार का ठंडी, गर्मी, बर्फ, ये वो कैसा भी वातावरण होने दो, हम बना सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट पे चिंतन मनन करने का विचार करके मैंने पढ़ना रोका था लास्ट क्लास में। हमने इस पर से बात की थी। कोई कुछ कहना चाहता है इसको लेकर? अगर आपको द आपके सीक्रेट बुक में ऐसा ही था ना। द द सीक्रेट। सीक्रेट। हाँ। हाँ, द लॉ ऐसे। ऑफ अट्रैक्शन। यस, यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। हम्म। और बहुत लोग जब पूछते हैं कि नहीं मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो कई बार हम कहते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करो, पैसा उसके पीछे पीछे आएगा।
जैसे आप पढ़ाई करो मार्क्स मिलेंगे, हाँ, उसी तरह की बात बनती है। यहाँ पे इच्छा कहाँ काम आती है? जो शेठ बता रहे हैं, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं हम, ये जानना जरूरी बनता है। पैसा चाहिए सिर्फ, या करियर चाहिए, या अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या आपको वर्क चाहिए, काम चाहिए, क्या चाहिए? तो ये जितना क्लैरिटी और जितना स्पष्टता से हम हमारे इंटेंशन बनाएंगे या हमारी इच्छा करेंगे ना, उतना जल्दी मैनिफेस्ट होता है। ये मेरा अनुभव है। राइट, इस पॉइंट पे हम लोग रुके थे। आगे का पढ़ती हूँ। नाउ इट इज इजी टू सी दैट यू ट्रांसलेट फीलिंग्स इनटू वर्ड्स और bodily expressions and gestures, but not quite as easy to realize that you form your physical body as effortlessly and as unconsciously as you translate feelings into symbols that become words. देखो, हमारे शब्द जो है, हमारे हाव भाव जो है, हमारे जेस्चर्स जो है, हाँ, हालचाल जो है, ये सब हम क्यों करते हैं? है ना? हम बोलते हैं कुछ शब्द तो क्यों बोलते हैं? हम हाव भाव करते हैं तो क्यों करते हैं? हम हालचाल करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या हम कुछ दर्शाना चाहते हैं। राइट? वो एक्सप्रेशन के लिए ये चीज कर रहे हैं। नहीं तो हम पोकर फेस ऐसे ही बैठ सकते हैं। अगर मुझे कुछ कहना नहीं है तो मैं कैसे बैठूंगी? जैसे समाधि में बैठते हैं वैसे। लेकिन जब मुझे कुछ कहना है, जब मुझे व्यक्त करना है, तब मैं फेशियल एक्सप्रेशंस है, अदर वेज ऑफ एक्सप्रेशंस है, जेस्चर्स है, वर्ड्स है, शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगी। हाँ, ये जितनी सहजता से करते हैं हम, सहजता से करते हैं, सही बात है कि नहीं? इज इट ट्रू? वी डू इट वेरी इजीली, राइट? जितनी सहजता से हम बात करते हैं, सहजता से हाव भाव करते हैं, उतनी ही सहजता से हम हमारा शरीर को बनाते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, छोटे से बड़ा, सिर्फ उतना नहीं, उम्र का बढ़ने के अनुसार हमारे शरीर का रूप, रंग, आकार, विकार, जो भी आप समझते हो, पहली तो बात हमको ये समझनी है, हमने ही बनाई है, आसानी से बनाई है, और बड़ी सहजता से बनाई है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे लिए सबसे पहला ये मतलब बनता है, उतनी ही सहजता से हम इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन हम खुद को असमर्थ मानते हैं। हम मानते हैं कि ओ डाइटिंग करेंगे तो बदलेगा, या ओ मतलब कम डाइट या ज्यादा डाइट, जो भी आपको कम करना है या वजन बढ़ाना है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम हजार चीजें ट्राई करते हैं, हमने एक्सरसाइज की तो ही हमारा शरीर बदलेगा। यहाँ पे बहुत, इस विचार में ही इतना, इतनी मुक्तता है, इतनी फ्रीडम है, इतना एम्पावरमेंट फील होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने विचार से, अपनी भावनाओं से हम हमारे शरीर को बदल सकते हैं। व्हाट दिस मीन्स फॉर पीपल हु वांट टू मेक ऑल्टरेशंस फॉर देयर बॉडी, वेदर बीमार है और उस बीमारी को ठीक करना है या जो भी कुछ है। सो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट यू फॉर्म योर फिजिकल बॉडी एज एफर्टलेसली एंड अनकॉन्शियसली। देखो, सारा खेल इधर है, अनकॉन्शियसली, इस बात में पूरा खेल है। एज यू ट्रांसलेट फीलिंग्स इनटू सिंबल्स दैट बिकम वर्ड्स। You have heard the expression before. I am sure that the environment expresses a particular individual's personality. हम्म? मराठीत काय म्हणतो आपण, जैसी प्रकृति वैसा व्यक्ति, उसके लिए देर इज अ फ्रेज in Hindi or Marathi, I'm forgetting that. Do you remember? It was in our textbooks. व्यक्ती तितक्या प्रकृती. Vyakti Titkya Prakriti was as applicable to Ayurveda. But no, this I'm saying that your environment creates your body. तो जैसी जगह पे तुम रहते हो ना, जैसा अन्न, जैसे खाओ अन्न वैसा बने तन, ऐसा कुछ तो भी था वो।
so your body is as per the environment that you live in. ये जरूर तुमने सुना होगा. I am telling you that this is literal and not symbolic truth. The letters upon the page have the reality only of ink and paper. The information they convey is invisible. देखो, कोई भी पन्ने पे सिर्फ शाही है, इंक है. एक पेपर है और पेपर पे इंक है, उसको अलग अलग आकार दिया हुआ है. राइट. ये जितना सच है. हम्म? लेकिन वो शब्दों के अंदर जो अर्थ लिखा है, वो अर्थ इनविजिबल है, वो मीनिंग इनविजिबल है. किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को नहीं आता. एज एन ऑब्जेक्ट, दिस बुक इटसेल्फ इज ओनली पेपर एंड इंक. इट इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये किताब जैसे साधन है जो माहिती देती है, किसी विषय के बारे में बताती है. तो जैसे ये किताब एक साधन है जो कुछ इंफॉर्मेशन देती है, वैसे ही हमारा शरीर एक साधन है जो हमारे विचार और हमारे भावनाओं की इंफॉर्मेशन देती है. और इसलिए हम देख कर, कई डॉक्टर्स होते हैं, कई शमन्स या हीलर्स होते हैं, वो देख के ही समझ जाते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है, कौन से विचार या कौन सी भावनाओं में गड़बड़ है, जिसके वजह में से शरीर में व्याधि या जो भी कुछ तकलीफ है, वो तकलीफ है. हमारा शरीर, फिर से दोहराती हूँ, हमारे विचार और हमारी भावनाओं को दर्शाता है. हमारे फीलिंग्स और हमारे थॉट्स की इंफॉर्मेशन देता है. शरीर को बदलना है तो विचार बदलो, भावनाएं बदलो, शरीर अपने आप बदल जाएगा. ना कि डाइट बदलो, ना कि ये करो वो करो. वो सारी चीजें सपोर्टिव है, मैं मना नहीं करती हूँ. मैं ये नहीं करती हूँ कि बिल्कुल डाइट को ध्यान मत दो या एक्सरसाइज मत करो. दोज आर सपोर्टिव बट दे आर नॉट द मेन थिंग्स. जैसे हमारा बॉडी, हम कहते हैं प्रोटीन से बना है. कार्बोहाइड्रेट इज सपोर्टिव फॉर एनर्जी. But what are the things that basically make the body? Proteins. How are proteins made? Through your immune system. ये कोविड के जमाने से हमने ये बहुत, अभी तो घर घर हर एक को ये पता है कि through our immune system, through how does the immune system work? The immune system works as per our emotions. इम्यून सिस्टम नाम की कोई सिस्टम हमारे शरीर में नहीं होती. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा सकते हैं, हम नर्वस सिस्टम दिखा सकते हैं, कोई भी आपको इम्यून सिस्टम नहीं दिखा सकता. इम्यून सिस्टम वर्क्स एक्सक्लूसिवली ऑन आवर इमोशंस. it is nothing but energy in motion. And if that energy is good, your body is going to be good. So it's all about our thoughts and energy, thoughts and emotions. Now, you may perhaps argue that the book was manufactured physically and did not suddenly erupt through Rupert's skull, already printed and bound. अब आप आर्ग्यूमेंट दोगे कि भाई किसी ने ये किताब छापी है, ये कोई जेन रॉबर्ट्स के दिमाग से फूट कर बाहर नहीं निकली. You in turn had to borrow or purchase the book, so you may think, surely I did not create the book as I created my words. तो या और फिर आपको खरीदनी पड़ी या आपको किसी से लेनी पड़ी ये किताब, तब जाके आप इसमें पढ़ सकते हो. और शायद आप सोचोगे, ये किताब तो मैंने नहीं बनाई, ये शब्द जैसे शब्द मैं बनाता हूँ उस तरह से या बनाती हूँ उस तरह से ये किताब मैंने नहीं बनाई. बट बिफोर वी आर फिनिश्ड, we will see that basically speaking, each of you create the book you hold in your hands, and that your entire physical environment comes as naturally out of your inner mind as words come out of your mouth, and that the man forms physical objects as unself-consciously and as automatically as he forms his own breath. Very powerful statements.
ये यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर ये हम जिसके भी हाथ में ये किताब है, ये या तो आप जो सुन रहे हो इस किताब को, ये किताब आपने बनाई है, ये किताब हमने बनाई है, वो कह रहे। और हमारे मन के अंदर से जो मन के जो शब्द हमारे मन से हमने सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, हर चीज वस्तु को हमने बनाई है। कैसे, कितनी आसानी से? उतनी ही आसानी से जैसे आप ये शब्द बोल और सुन रहे हो। कितनी सहज मैं ये बोल रही हूं, कितनी सहजता से आप सुन रहे हो, उतनी ही सहजता से ये दुनिया हमने बनाई है। एंड उतने ही अनसेल्फ कॉन्शियसली एंड ऑटोमेटिकली जितनी हमारी सांसें। कभी हमें ये सवाल नहीं आता कि ये सांस कहाँ से आई, ये मेरी सांसें कहाँ से आई, वेयर डिड माई ब्रेथ कम फ्रॉम, वाई एम आई ब्रीदिंग, कैन आई स्टॉप माई ब्रीदिंग फॉर सम टाइम। ये कभी हम नहीं सोचे हैं। सांस है ना हमारी, हमारा हिस्सा है। अवर ब्रेथ इज अस, we are the breath itself and the breath is who we are। इतना इजीली ऑफ कोर्स सांस लेते हैं। किसको अभी सवाल आता है मन में कि क्या मैं सांस ले रही हूं कि नहीं? डू यू एवर थिंक एम आई ब्रीदिंग और नॉट? नेवर एवर। जितना इजीली, मैं तो और उदाहरण आपको दूंगी। आई नेवर क्वेश्चन माई सेल्फ, एम आई आरती? I never question myself, am I a woman? I never question myself, am I Indian? As automatically, as unself consciously, I believe that I am Aarti, I believe that I am breathing, that easily I cannot believe that I have created this world and I have created this book and I have created this body. But that is how it is. This is what the statement he is giving. Now, for our book, the peculiar particular aspects of your physical world are dependent upon your existence and focus within it. हम सबके घर अलग है, हम सबके घर में, आपके घर में भी तवा है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी ग्लास है, चम्मच है, मेरे घर में भी है। सेम शॉप से सेम मेक का भी हमने अगर बनाया, फिर भी हमारे घर अलग है, हमारी चीज वस्तुएं अलग है। कैसे, क्या? हर घर में वही कुकर होना जरूरी होता था, राइट? लेकिन हर हर एक चीज हमारी घर की अलग है। हम सब चद्दरें यूज करते हैं, हम सब किताबें रखते हैं, लेकिन हर एक का अलग है। ये क्यों अलग है? हाउ? क्योंकि हमारा अस्तित्व और हमारा फोकस, हमारा हमारी धारणा के हिसाब से ये दुनिया हमारी धारणा पे और हमारे अस्तित्व पे, हमारी फिजिकल दुनिया निर्भर है, उल्टा नहीं। My existence, my focus created this room with all the things in it for me. आलं लक्षात काय म्हणतायत ते? इज दिस क्लियर? या? अगर टाइम चाहिए एब्जॉर्ब करने को तो बोलो, मैं रुकूंगी। या प्लीज। So everything, the peculiar particular aspects of your physical world are dependent upon your existence and focus within it. The physical universe does not contain physical objects of solidity, width and depth, for example, to those whose existence is not within it. कोई सॉलिड चीज वस्तु नहीं है अगर तुम नहीं हो। अगर तुम हो तो हर चीज है। लंबाई, ऊंचाई, उसका जो भी माप है, उस जो भी मापदंड से वो दिखता है आपको, वो सॉलिड दिख रहा है आपको।
क्योंकि आप देख रहे हो, क्योंकि आपका फोकस है, क्योंकि आप अस्तित्व में हो, इसलिए ये सारी चीजें, दुनिया अस्तित्व में है, वरना नहीं. Other kinds of consciousness coexist within the same space that your world inhabits. That does not perceive, they do not perceive your physical objects, for their reality is composed of a different camouflage structure. अच्छा, तुम्हारा अस्तित्व है और तुम्हें ये चीज वस्तुएं दिख रही है, और भी कोई कोई अस्तित्व तुम्हारे इर्द गिर्द है, लेकिन वो शरीर रूपी नहीं है, तो वो आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो, दे आर नॉट, उनका अलग कैमोफ्लाज है, उन्होंने अलग उनका मुखवटा है, या अलग उनका, क्या कहूँ, वो छुपा हुआ है, उस एनर्जी में वो अलग तरह से छुपा हुआ है, और इसलिए आप उसको नहीं जान सकते. लेकिन आप उस रूम में, या आप अकेले हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता. Okay, Shailaja, you can start getting scared. Okay. No, you will not need to be scared, because these are beautiful beings. He will explain ahead, that who exist along with us, who he's calling it what? Um, Other kinds of coexistence. There are other kinds of energies around us. All right. So, they do not perceive your physical objects, for their reality is composed of a different camouflage structure. You do not perceive them, and generally speaking, they do not perceive you. तो हम उन्हें नहीं देख पाते, वो भी हमें नहीं देख पाते हैं. दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. हाउएवर, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है. ये एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ. वो कह रहे हैं, फॉर वेरियस पॉइंट्स ऑफ योर रियलिटीज can and do coincide, so to speak. अलग अलग अस्तित्व एक साथ हमारे लिए अब भी यहाँ हो सकते हैं, लेकिन हम जागृत अवस्था में, हमारा कॉन्शियसनेस एक ही अस्तित्व पे फोकस्ड है. जैसे मैंने कहा ना कि पीली चीजें ढूंढ लो, तो हमने पीली चीजें देखी और सवाल बाद में पूछा कि हरा क्या था, तो नहीं पता. क्यों? क्योंकि हमारा फोकस वहां पे नहीं था. These points are not recognized as such, but they are points of what you could call double reality, containing great energy potential. देखो, हम दुहेरी दुनिया कह लो, हाँ, डुअल रियलिटी में हमारा अस्तित्व हो सकता है. मतलब अब भी इस रूम में मेरा दो अस्तित्व हो सकता है, डुअल रियलिटी हो सकती है, मैं एक साथ दो अस्तित्व में हो सकती हूँ. ऑलराइट, दे आर पॉइंट्स ऑफ व्हाट यू कॉल डबल रियलिटी. और इस दो अस्तित्व में, इस दुहेरी चीज में बहुत क्षमता है. देर इज ग्रेट पोटेंशियल, शक्यता, इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी पॉसिबिलिटी है कि इस अवस्था में बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इंडीड वेयर रियलिटीज मर्ज. कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट्स किसको कहते हैं? जब दो लाइनें क्रॉस होती है, या एक लाइन दूसरे लाइन से गुजरती है, तो जहां पे वो दोनों मिलते हैं ना, उसको कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. तो ऐसे पॉइंट्स अनेक हो सकते हैं हमारी जिंदगी में, या हमारे अस्तित्व में. नॉट अबाउट लाइफ, बट प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, देयर कैन बी कोऑर्डिनेट्स, इज व्हाट ही इज सेइंग. दिस there are main coordinate points, pure mathematically sources of fantastic energies, and subordinate coordinate points vast in number. अगर हम गणित के हिसाब से बात करें, मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें, तो मेजर एक दो पॉइंट हो सकते हैं या ज्यादा, लेकिन अनेक छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर मैं योगा का कोई रेफरेंस दूं, तो जैसे हमारी नाड़ियां है ना शरीर के अंदर, और हर नाड़ी जो दूसरी नाड़ी को क्रॉस करती है, तो वहां पे एक चक्र तैयार होता है. हम कहते हैं एक प्लेक्सस कहते हैं उसे, या एक पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक नाड़ियों ने
क्रॉस कर लिया, एक जंक्शन बन जाता है। तो हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में हजारों चक्र है, लेकिन मेन चक्र हमारी स्पाइन में जो 7 चक्र है वो मेजर चक्र है। उसके अलावा बाकी भी स्वाति और अलग अलग नाम के चक्र हमारे बॉडी में है। तो बाकी भी थोड़ा सबसे मेजर, कम मेजर, फिर माइनर, फिर उससे भी माइनर, ऐसे अनेक पॉइंट्स होते हैं, अनेक चक्रास होते हैं। जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। हमारी बाहर के अस्तित्व में भी हमारे अनेक अस्तित्व हो सकते हैं, और ये इसमें से कोई मेजर होते हैं जहां पे क्रिएटिविटी की क्षमता या कुछ कर दिखाने की क्षमता 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, और कोई माइनर होते हैं, उनका अलग अलग अपना अपना काम होता है। देर आर 4 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दैट इंटरसेक्ट ऑल रियलिटीज। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना, और अगर खो जाओ और मुद्दा छूट जाए तो प्लीज मुझे रोको, और मैं दोबारा समझाऊंगी, दोबारा पढ़ूंगी, लेकिन अच्छी तरह से समझ लो। उन्होंने क्या कहा? इस शरीर का जो अस्तित्व है, एक ही अस्तित्व मेरा नहीं है। एक ही समय पे मेरे अनेक अस्तित्व हो सकते हैं। अब भी यहाँ पे जहां पर मेरे 2 अस्तित्व एक दूसरे से मिलते हैं, उसे उन्होंने कहा कोऑर्डिनेट पॉइंट। और आगे उन्होंने कहा मेजर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट्स जो मेजर होते हैं, अनेक माइनर पॉइंट्स होते हैं। जिसको समझाने के लिए मैंने आपको नाड़ी और चक्रा की उपमा दी, उसका एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से बाहर भी है, ताकि हम विजुअलाइज कर पाए। अब देखो वो क्या कह रहे, वो कह रहे हैं 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है जो हम सारे अस्तित्वों को जोड़ने वाली, जितनी भी रियलिटीज है उतनी रियलिटीज को जोड़ने वाले 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कह रहे वो उसे, वो होते हैं। दीज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑल्सो एक्ट एज चैनल्स थ्रू विच एनर्जी फ्लोज। देखो, हमारे चक्रस भी चैनल्स है, हमारी नाड़ियां भी चैनल्स है जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है। उसी तरह से बाहर भी हमारे 4 मेजर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है, एंड एज रैप्स और इनविजिबल पाथ्स फ्रॉम वन रियलिटी टू अनदर, और एक अस्तित्व दूसरे अस्तित्व को घेर लेती है, या एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व के में मार्ग बनाती है, पाथवेज, मार्ग बनाती है। दे ऑल्सो, तो ये एक हो गया कि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती है, 4 एब्सोल्यूट पॉइंट्स है। दे ऑल्सो एक्ट एज ट्रांसफॉर्मर्स। आप जानते हो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, बराबर? वो जैसे ट्रांसमिटिंग करता है, वैसे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ये ट्रांसफॉर्मर का काम करती है, एंड प्रोवाइड मच ऑफ द जनरेटिंग एनर्जी दैट मेक्स क्रिएशन कंटिन्यूस इन योर टर्म्स। अब हम सब के 4 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जिसमें से ऊर्जा बहती है, ये जनरेटिंग एनर्जी है, और इसी ऊर्जा के वजह से हमारी दुनिया हमें कायम लगती है। हमारी एनर्जी से हम उस वृक्ष को वहीं पे धरे हुए हैं। हमारी एनर्जी से इस बाहर की दुनिया की बहने वाली एनर्जी से, जहां पे हमारे अलग अलग अस्तित्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसमें से बहने वाली ऊर्जा जो है वो इस रूम को ऐसा ही बनाए रखती है। ना ही इस रूम को हमने बनाया है, इस रूम की हर चीज और वस्तु को हमने बनाया है,
लेकिन इसको कायम रखने का काम हम हमारे ध्यान और हमारी ऊर्जा से करते हैं. So far so good. Are you guys with me? Right? Clear? All right. Now, अब देखो, your space is filled with these subordinate points, and as you will see later, these are important in allowing you to transform thoughts and emotions into physical matter. तो ये जो बाहर के चैनल्स है, हमारे ही अलग अलग अस्तित्व को जोड़ने वाले जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो हमारे विचार और हमारी भावनाओं को इस चीज वस्तु में रूपांतर करते हैं या इनको अस्तित्व में लाते हैं. उसी की ऊर्जा से हम इन चीज वस्तु को अस्तित्व में लाते हैं, हमारे विचार और हमारी भावनाओं से. इस तरह से हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से जुड़ती है. हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को ना ही बनाती है पर उसे कायम भी रखती है. We create our external physical world with our thoughts and our emotions. Not only we create it, we also sustain it with our thoughts and our emotions. अगर आपके डाइनिंग रूम में एक डाइनिंग टेबल है, क्या कभी भी आपके मन में ये आया है शायद आज मैं किचन में जाऊं और वहां पे डाइनिंग टेबल ना हो? आया है ऐसा विचार कि शायद मैं मेरे बेडरूम में जाऊं और वार्डरोब गायब हो? ऐसा कभी भी हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा है. हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा विचार इतना पक्का है कि उसको उधर होना ही है. जितना हम स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि मेरे रूम से वार्डरोब गायब होना नामुमकिन है, मेरा वार्डरोब वहीं पे होगा क्योंकि वो मैंने बनवाया है, मेरे रूम में मैंने उसे बसाया है, उसके अंदर की हर चीज वस्तु मैंने बसाई है. कहाँ जाएगी? वहीं पे होगी. अगर यही बात हम हमारे शरीर को लेकर सोचे तो अब मन नहीं मानता कि ये शरीर मैंने बनाया है अपने ही विचारों से. मैं इतना पक्का है मेरा विचार कि मेरा शरीर नहीं बदलेगा. रोज आईने में आप वैसे ही दिखते हैं हम, क्योंकि हम खुद को बदलने की अपेक्षा भी नहीं करते. विचार तो छोड़ दो. हाँ, okay, okay, so this is what he is saying. Your space is filled with these subordinate points, and as you will see later, these are important in allowing you to transform thoughts and emotions into physical matter. When a thought or emotion attains a certain intensity, it automatically attracts the power of one of these subordinate points, and is therefore highly charged and in one way magnified, though not in size. अब ये जो बाहर के चैनल्स है, ये जो हमारे अलग अलग अस्तित्व के जो पॉइंट्स है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ओके, उसमें ऊर्जा है. लेकिन वो ऊर्जा कब कब एक्टिवेट हो सकती है? जब हमारा ध्यान वहां पे जाता है तो हम हमारे मन की शक्ति से, हमारी विचार शक्ति से, हमारी भावनाओं की शक्ति से हर चीज को कायम बनाकर रखते हैं, वरना वो बिखर जाएगा. आलं लक्षात काय म्हणणं आहे त्यांचं? हा, इट इज अवर फोकस, अवर कॉन्शियसनेस
that connects or keeps the external world in existence. All right. These points impinge upon what you call time as well as space. There are certain points in time and space, therefore, into bracket, again in your terms, that are more conducive than others, where both sides and matter will be more highly charged. अब ये दोनों का होना जरूरी है. उन कोऑर्डिनेट, बाहर के रियलिटीज का कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसकी ऊर्जा, और मेरे अंदर की नाड़ियों की ऊर्जा और उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ये दोनों का होना जरूरी है. Practically speaking, this means that buildings will last longer in your context, that ideas wedded to form will be relatively eternal. अब देखो, अब हमारी जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, और हमारे अंदर का अस्तित्व, बाहर का अस्तित्व, अनेक अस्तित्व, ओके, ये इनमें दोनों में बहने वाली जो प्राण ऊर्जा है कह लो, या एनर्जी जो है कह लो, ये काल और स्थल, टाइम और स्पेस के से हमने बांधी हुई है. हमने इन चीजों को, इस ऊर्जा को टाइम और स्पेस से बांधी हुई है, और इसलिए that ideas wedded to form will be relatively eternal. इसलिए जब हम सोचते हैं कि वो हमेशा ही रहेगा, ये जो हमारी आइडिया है कि ये बाहर की दुनिया कायम है, ये हमेशा रहेगी, वो आइडिया सच हो जाती है, वो हमेशा रहता है. द पिरामिड्स फॉर एग्जाम्पल आर अ केस इन पॉइंट. है कोई दुनिया में ऐसा, कोई हिस्टोरियन, कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी किसी भी फील्ड का कोई भी फिजिसिस्ट, कोई भी है जो कहेगा कि ये पिरामिड्स जल्द ही खत्म होने वाले हैं, या आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएंगे, ये अस्तित्व में नहीं रहेंगे? कोई नहीं कहेगा. हमारे लिए ताजमहल कायम है, हमारे लिए उदयपुर का महल कायम है, हमारे लिए हर हर चीज, जो सब हम सब मिला के अपना कॉन्शियसनेस जिसको देते हैं, वो चीज हमारे लिए कायम है. दीज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एब्सोल्यूट, मीन और सबऑर्डिनेट. देखो, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ये एब्सोल्यूट मतलब जो हमेशा रहते, थोड़ी सी हमेशा रहती इन द सेंस जिसकी इंटेंसिटी सबसे अधिक है. फिर दूसरा प्रकार आता है मेन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, मेन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एंड सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. ऐसे 3 इंटेंसिटी वाले अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं. ये सारे रिप्रेजेंट accumulation or traces of pure energy, minute to an extreme if you are thinking in term of size, smaller than any particle in which your scientists know, for example, but composed of pure energy. तो ये जो ऊर्जा है इसके अंदर की, ये प्योर एनर्जी है. देखो, हम जब भी नाड़ियों की बात करते हैं, और नाड़ी के अंदर क्या बहता है? प्राण ऊर्जा, है ना. वाइटल एनर्जी फ्लोज थ्रू द चैनल्स विद इन द सटल बॉडी, राइट. प्राण ऊर्जा जो बहती है नाड़ियों में से, क्या हम कहते हैं कभी कि ये ऊर्जा दूषित हो गई है, या ये ऊर्जा बुरी है, या ये ऊर्जा गंदी है? पढ़ा है आपने, किसी ने? हमने सबने चक्रों का और नाड़ियों का बहुत अभ्यास किया है. टेल मी, यस और नो, यस और नो. गंदी ऊर्जा है अंदर, या दूषित ऊर्जा है, या अशुद्ध ऊर्जा है, ऐसा हमने कभी पढ़ा है? कभी नहीं. क्या पढ़ा है फिर हमने? क्यों तकलीफें होती है? ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस है, इसके बारे में हमने पढ़ा है. जैसे प्राण ऊर्जा शुद्ध ही होती है, प्योर एनर्जी ही होती है, वैसे ही बाहर की दुनिया की कोऑर्डिनेट, मेन, एब्सोल्यूट और सबऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट्स की प्राण ऊर्जा जो एनर्जी है, ये प्योर एनर्जी होती है, और इतनी सूक्ष्म होती है कि हम परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म.
अणु परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, लेकिन प्योर एनर्जी होती है। एंड येट दिस एनर्जी मस्ट बी एक्टिवेटेड। जैसे हम कुंडलिनी के बारे में बोलते हैं, आई थिंक आई हैव हिट अपॉन द राइट एनोलॉजी। जैसे कुंडलिनी शक्ति है ना, वो इनएक्टिव है, हमको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी नाड़ियां हैं, जो भी है चक्रस है, इसकी ऊर्जा हमें एक्टिवेट करनी पड़ती है। ये कभी कभी अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव हो सकती है, इसको बैलेंस में हमको रखना पड़ता है। वैसे ही वो बोलते हैं बाहर की ये जो ऊर्जा है, ये प्योर है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर एनर्जी है, लेकिन इट हैज टू बी एक्टिवेटेड। जब तक हमारे ध्यान, हमारा विचार, हमारी भावना से हम इसे एक्टिवेट नहीं करते, तब तक ये सुप्त अवस्था में रहेगी। इट इज डोर्मेंट, सुप्त है, until then, and it cannot be activated physically। हाँ? अब हम उसको, वो जब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करते, तभी तक वो एक्टिवेट नहीं होने वाली। और हमारे पास कोई चिमटा या कोई सुई या कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे हम इसे एक्टिवेट कर सके। यानी शारीरिक साधन, भौतिक साधन से इसको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। अब देखो, अ फ्यू क्लूज हियर दैट माइट हेल्प यू और मैथमेटिशियन। अभी मैं कुछ क्लू आपको देने जा रहा हूं, जो आपको मदद करेगा, या जो मैथमेटिशियंस है उनको ये समझने में मदद करेगा। ओके, देर इज एन एवर सो माइन्यूट ऑल्टरेशन ऑफ ग्रेविटी फोर्सेस in the neighborhood of all these points, even of the subordinate ones, and all the so-called physical laws, to some extent or another, will be found to have a wavering effect in these neighborhoods। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर चक्र मैंने कहे आपको, आप बाहर इमेजिन कर लो कि बाहर भी हमारे रियलिटीज जहां क्रॉस होते, वहां पे ये चक्रा है। ठीक है, अब इसको कोई साधन से तो एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, पहली बात। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, वो कह रहे आपको, वो जो पॉइंट होते हैं ना, वो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट, चाहे मेजर हो माइनर हो, वो पॉइंट की एरिया में जो भौतिकता के नियम है या निसर्ग के जो नियम है, वो काम नहीं करते। जैसे कि एक नियम हमारा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से गिरी हुई चीज नीचे ही आएगी। हाँ, सब कुछ ऊपर से नीचे बहता है, पानी ऊपर से नीचे बहता है, एयर प्रेशर ऊपर से नीचे बहता है, जहां ज्यादा है वहां से कम, जहां पर है वहां पे बहता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के एरिया में ये काम नहीं करते। वहां पे वहां पे वो वातावरण अलग होता है। ये पहला क्लू उन्होंने दिया। The subordinate points also serve in a way as supports, as structural intensification within the unseen fabric of energy that forms all realities and all manifestations। अनेक अस्तित्व है, अनेक भौतिकता भी है, ये सारे अलग अलग अस्तित्व है, इनको जोड़ के रखने का काम ये कोऑर्डिनेट पॉइंट करते हैं। यानी कैसे कहूँ आपको, मैं ना इसका व्हाट्सएप पे आपको चित्र भेजूंगी। आई आई विश आई हैड रेड दिस बिफोर, आई कुड हैव केप्ट दैट इमेजरी इमेज हैंडी टू शो यू। नेवर माइंड। आप आपने देखा है, कोई भी बिल्डिंग का अगर आप ब्लूप्रिंट देखते हो, जहाँ पे दीवारें नहीं बनी है, वहां पे कॉलम्स और बीम्स होते हैं। पता है ना आपको, आपके बिल्डिंग को कॉलम्स एंड बीम्स है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जाओं के कॉलम्स और बीम्स होते हैं, जो चीजों को आधार देते हैं। यहाँ पर वो वही बात कह रहे हैं
कि ये जो बाहर के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो आधार देने का काम करते हैं, यानी वो बीम्स का काम करते हैं, कॉलम्स का काम करते हैं, अलग अलग अस्तित्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने के लिए। ठीक है। नाउ नाउ सी, the subordinate points also serve as a way, in a way, as supports, as structural intensifications within the unseen fabric of energy that forms all realities and manifestations. While they are traces or accumulations of pure energy, there is a great difference between the amount of energy available in the various subordinate points and between the main and the absolute points. अब सब में ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन हर ऊर्जा हमें उपलब्ध नहीं होती। ओके, कॉलम्स की तरह इसको बांधे हुए होती है, और टाइम और स्पेस भी से भी ये हमारे लिए बंधन में है। ओके, और इसलिए ये हमें अवेलेबल, सारी ऊर्जा हमारे लिए हर पल हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। ऑलराइट, these are points therefore of concentrated energy. तो जैसे चक्रास में concentrated energy होता है, वैसे ही ये इन coordinate points में भी concentrated energy होती है. The subordinate points are far more common and practically speaking affect your daily concerns. देखो, हजारों, मैंने कहा ना, हमारे हाथ, अगर हम चक्रा वर्कशॉप में ये एक्सरसाइज करते थे, जहाँ पे हम ऐसा ऐसा ऐसा, अगर 1 मिनट के लिए आप करते रहो और फिर एक दूसरे के पास आप हथेली ले आओ, तो आपको स्पिनिंग फील होता है, यानी वो एनर्जी सेंटर्स का अनुभव हम ले सकते हैं। अब देखो, हमारे हाथ, पाम्स, और हमारे पैर के तलवे यानी तलिए, तो ये भी हमारे पाम्स एंड द सोल्स ऑफ अवर फीट, बहुत सारे चक्रस हैं। और जब हम किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं, हम चलते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं ना, तो ये चक्रस की ऊर्जा हम यूज करते हैं। यहाँ पे श्वेत कह रहे हैं कि हर चक्र, सारे चक्र की ऊर्जा, यानी सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ऊर्जा हमें उपलब्ध नहीं होती। कुछ कुछ होती है जो जो छोटे छोटे, जैसे ये हाथ के तलवे का मैंने कहा, लेकिन कुंडलिनी या मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा है वो हमें उपलब्ध ऑल द टाइम नहीं होती, वो इनएक्टिव होती है। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं बाहर भी वैसा होता है। मेन पॉइंट्स को हम आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे सबऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो हर पल हमारे लिए अवेलेबल होता है, और जो हमारी रोज की जिंदगी को चलाता है। um uh, these are the points therefore of concentrated energy. The subordinate points are far more common and practically speaking affect your daily concerns. There are better places than others to build houses or structures. Points where health and vitality are strengthened, where other things being equal, plants will grow and flourish, and where all beneficial conditions seem to meet. मुझे कल, मैं स्मिता जी के यहाँ गई थी फैमिली कॉन्सलेशन सेशन के लिए, और ये जो अभी मैंने पढ़ा, कौन सा विज्ञान है ये, वो जो बोल रहे हैं, यू वांट मी टू रीड इट अगेन, डिड यू मिस इट? विच साइंस इज इट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट? देर आर बेटर प्लेसेस देन अदर्स टू बिल्ड हाउसेस और स्ट्रक्चर्स. Points where health and vitality are strengthened, with other things being equal, plants will grow and flourish, and where all beneficial conditions seem to meet. कौन सा शास्त्र है ये? Anybody? कोई कोई जगह होती है जहां पे घर बांधे जा सकते हैं, कोई कोई वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र
कहीं कहीं पे अगर आपके पास एक प्लॉट है, 1 एकड़ का प्लॉट है, और आपको घर बांधना है, कोई विशिष्ट जगह होती है उस 1 एकड़ में जहां पर अगर आप बांधोगे तो वो पूरा लैंड आपको फलेगा। वहां पे आपके पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। आपका संसार सुख शांति से वहां पे आपका संसार चलेगा। कोई कोई वास्तु होती है जो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, तो आपके लिए वो नहीं फलेगी, लेकिन आप भाड़े से दे दो कि कोई और आ जाए वहां पे, शायद उसके लिए फल जाए। देर इज अ प्लेस, ये एक बात यहाँ पे वो कह रहे हैं, कोई भी चीज उभारने की कोई शक्ति होती है, कोई ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा अच्छी है और उस जगह पर उसे उभारी जाए, उसे खड़ी की जाए, तो वो बहुत अच्छा चलेगी। ठीक है, अब सुनो। सम पीपल कैन सेंस सच नेबरहुड इंस्टिंक्टिवली। आप सोचो, आप जिस भी शहर में हो, पहले पहले आप जब उस शहर में आए और आज आप जहां पे रह रहे हो, आप वहां तक कैसे पहुंचे? जहां पर अभी आप सेटल्ड हो, वहां पे आप कैसे पहुंचे? हमें अंदर से पता चलता है कि नहीं नहीं, ये एरिया में मैं नहीं रह सकती, ऐसे एरिया में मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे एरिया में घर चाहिए। ये कोई विचार करके, कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकली निर्णय नहीं है। ये हमारा इंट्यूटिव निर्णय होता है कि नहीं नहीं, ये एरिया मुझे सही लग रही है, मैं ये एरिया में घर बनाऊंगी, अपना संसार बसाऊंगी। सही बात है, सही बात है। यस। नाउ सी व्हाट ही इज सेइंग। Some people can sense such neighborhoods instinctively. They occur within certain angles made by coordinate points. तो बाहर का जो भी हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है बाहर का, वहां के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ना, वो हमें महसूस होते हैं, और वो हमारे साथ मैच है, उसका वाइब सेम है, या हमारी ऊर्जा से इस जगह की ऊर्जा मैच हो रही है, ऐसा हमें इंट्यूटिवली फील होता है। क्या हुआ? बाहर के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स और हमारे अंदर के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैच हो गए, इसलिए आपने वही वाला फ्लैट, वही वाला बंगलो खड़ा किया, या वही वाला घर जो भी है, आपने ही उसे बनाया है। आप ये नहीं बोलना अभी कि कारपेंटर आया था या बिल्डर था उसने बनाया, नहीं, आपने बनाया है। मैंने तो खरीदा, लेकिन आपने कैसे खरीदा? आपके अंदर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स और बाहर के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैच हो गए, और आप वहां पे रहने लगे। द पॉइंट्स ऑब्वियसली आर नॉट देमसेल्व्स फिजिकल, दैट इज दे आर नॉट विजिबल। अब ये जो बाहर के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, वो दिखते तो नहीं, और वो भौतिकता में भी नहीं है, ऊर्जा के रूप में है, दो दे में बी मैथमेटिकली डिड्यूस्ड। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे, या मन में हमारे, दिमाग से भी मैं कहूंगी, दिल में उसकी गिनती हो जाती है। हम कहते हैं ना सांख्य, गणना, हमारी गिनती वहां पे मैच हो जाती है। ठीक है। दे आर फेल्ट हाउएवर एज इंटेंसिफाइड एनर्जी। वहां की ऊर्जा इतनी स्ट्रांगली महसूस होती है। कई बार मैंने ये कहानियां सुनी है कि अरे हम स्टार्टिंग में आए ना, तो ये बाजू वाला फ्लैट भी हमने देखा था, और ये वाला भी रहा था, हमने बाजू वाला फ्लैट बुक भी कर दिया था, लेकिन फिर लगा कि नहीं नहीं यार, ये वाला फ्लैट, ये बाजू का फ्लैट ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। हमने बिल्डर से रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं, हमें वो वाला नहीं चाहिए, इसके बाजू वाला ये वाला चाहिए। कैसे हुआ ये? आया ध्यान में? कैसे हुआ ये? वो यहाँ पे शेठ बता रहे हैं। वो जो इंटेंसिफाइड एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा और मेरी ऊर्जा वो मैच हो गई। मैं कई बार मेरे पति को पित्तल के
मूर्तियों का और चीज वस्तुओं का बहुत शौक है। और वो हमेशा, मतलब सालों साल से वो जाकर कुछ ना कुछ एक एक आइटम खरीद के लाते थे। और मेरे ध्यान में आया, एक ही जैसी चार मूर्तियां होती है, सेम मोल्ड से बनाई हुई, सेम मेटल से बनाई हुई, और बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट डुप्लीकेट होती है वो, सेम टू सेम। एक उसमें का एक कण भी अलग नहीं होता। लेकिन मुझे ये वाली ही चाहिए। ये कैसे होता है? उस मूर्ति के अंदर की जो इनविजिबल, अदृश्य ऊर्जा के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और मेरे अंदर के इनविजिबल ऊर्जा के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ये मैच हो गए। इसलिए मुझे वही वाली चाहिए। दोनों आचारों आइडेंटिकल है, लेकिन मुझे वही वाली चाहिए। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फ्रेंड्स, अगर मैं और भी इसका एग्जाम्पल दूं, तो जब ये मूर्तियां घर में आती है तो मेरे पति तय नहीं करते कि इसको कहाँ बिठाना है। तो पहले मैं डिसाइड करती थी कि ओके, कृष्ण को यहाँ बिठाते हैं, सरस्वती को यहाँ रखते हैं, या ये दीप लक्ष्मियां है, इसको इधर रखते हैं उधर रखते हैं। ये मैं तय करती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में क्या होता था, कुछ दिनों बाद मुझे वो वहां पे ठीक नहीं लगता था। फिर मैं उसको उठा के दूसरे कोने में या दूसरे ब्यूटीफुल कॉर्नर, वैसे मैं उठा के वहां रख देती थी। और फिर कुछ दिनों बाद वो उठकर फिर से वहीं पे चली जाती थी। मतलब कोई ना कोई कारण से मैं उसे उठाकर, नहीं नहीं ये नहीं, यहीं पे ही ठीक है। Until one day I finally realized that each object will find its own place. मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो तभी तक जब भी वो कोई खरीदी करते थे, मैं कहती थी यार अब इसको कहाँ रखेंगे, अब घर में कहाँ मैं जगह बनाऊं। टिल एक दिन मेरे ध्यान में आया, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, मुझे जगह बनाने की जरूरत नहीं है, वो मूर्ति खुद अपने लिए जगह बना देगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मेरे साथ हुआ जो है वो मैं बात कर रही हूँ। इट विल फाइंड अ प्लेस फॉर इट सेल्फ। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, अब ये मैं भूल भी गई थी, इतने सालों पहले पढ़ा था कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है बाहर के, वो जो ऊर्जा के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जब ये इंटेंसिफाई हो जाते हैं, ये पूरी तरह से मैच हो जाते हैं, और हर चीज फिर वहां पे बसने लगती है। राइट? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। In a given room, plants will grow more effectively in a particular area than in other areas, providing that both areas contain such necessary requirements as light. यहाँ भी धूप आ रही है, वहां भी धूप आ रही है, फिर भी आप वो पौधे को उठाते हो और उस तरफ रखते हो। धूप तो उतनी ही आ रही है, पर यहाँ पे रखने से वो फलता फूलता नहीं है, और दूसरी जगह से पे रखने से वो अच्छा उगने लगता है। ये कैसे होता है? अभी अभी देयर वाज अ ब्यूटीफुल बुक अबाउट प्लांट लाइफ, विच माय डॉटर गिव टू मी, जहाँ पे बहुत कुछ एक्सपेरी रिसर्च स्टडीज किए गए, उसका उन्होंने कंक्लूजन्स दिया है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें, अभी बीच में हमने बहुत सारे पौधे खरीदे, तो मेरी बेटी आई हुई थी, उसने वो किताब पढ़ी हुई, तो उसने जब नर्सरी से वो टेम्पो भर के सारे पौधे आए ना, तो उसने कहा सबको एक साथ एक ही जगह पे रखो। हाँ, और 2 दिन तक उनको हिलाना नहीं, क्योंकि उनको भी एक्लाइमेटाइज होना होता है। देखो, हम जब हिमालय वगैरह जाते हैं ना, तो हम बेस कैंप पे 1-2 दिन रुकते हैं। या आप अगर लेह लद्दाख गए होंगे, तो आपको लेह में रुकना होता है 2 दिन पहले, अंदर जाने से पहले, आपका टूर स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि वहां का जो ऑक्सीजन कंटेंट है, वहां का जो एयर प्रेशर है, उसको, हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है। तो वो एक्लाइमेटाइज होने के लिए, आदत होने के लिए वहां पे हमको रुकना होता है। प्लांट्स को भी एक्लाइमेटाइज, एक दूसरे का साथ। अब जब आप नर्सरी में घूमते हो, तब सारे एक जैसे पौधे,
एक साथ रखे हुए हैं, 10 मोगरा के या गुलाब के या जो भी कुछ पौधे हैं, सब एक साथ एक स्क्वायर में रखे हुए होते हैं। आप क्या करते हो, ये वाला एक दे दो, वो वाला एक दे दो, वो वाला एक दे दो, इस तरह से एक एक को उठाते हो। अब उनको एक दूसरे की आदत नहीं है, क्योंकि पहले उनके नेबर्स अलग थे। हम्म अब उनको एकदम अचानक से कोई नए व्यक्ति के साथ बिठाया जा रहा है। मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूं, यहाँ पे जो शेत कह रहे हैं, उन्होंने प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया, मैंने मूर्तियों को आपका एग्जाम्पल दिया। लाइट दोनों तरफ आ रही है, फिर भी कोई जगह पे वो बहुत अच्छा उगते हैं और कोई जगह पे नहीं। ऑल ऑफ योर स्पेस इज permeated by these coordinate points so that certain invisible angles are formed। वो कह रहे हैं ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं ना, हर जगह होते हैं, हर जगह। कोई भी हमारा जो अवकाश है, हमारी जो स्पेस है, हर जगह पे होते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो एंगल्स बनाते हैं। हाँ, हिंदी में एंगल्स को क्या बोलते हैं मैं नहीं मालूम। जी ममता। कौन 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 बनाते हैं, कौन बनाते हैं, ओके, राइट। सो वो, हाँ, कोने बनते हैं, राइट, लाइक, तो वो एंगल्स बनाते हैं, उससे उसका गणित तय होता है, राइट। नाउ, invisible angles are formed. This is highly simplified, but some angles will be more on the outskirts than others। ये मैं बहुत सिंपल सिंपल करके बता रहा हूं आपको, उतना सिंपल वो होता नहीं। वो कहते हैं कोई कोई एंगल्स जो होते हैं, कोई कोई कोन या कोने जो होते हैं, वो थोड़े बाहर की तरफ होते हैं दूसरों के हिसाब से, एंड विल बी लेस फेवरेबल फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी। अगर वो कोना आपको मिल गया, तो चाहे आप हो या आपका पौधा हो, बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। लेकिन कोई कोई कोना है ना, वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो अगर आप उस एरिया में चले गए ना, तो फिर आपका फलना फूलना ये अच्छे से नहीं होगा। इन स्पीकिंग ऑफ दीज एंगल्स, वी विल ट्रीट देम एज थ्री डायमेंशनल, दो दे आर ऑफ कोर्स मल्टी डायमेंशनल। जैसे हमारी ऊर्जा मल्टी डायमेंशनल है, वैसे ही बाहर और बाहर की ऊर्जा मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन अभी के लिए हम बात करते वक्त इसको टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, ये थ्री डायमेंशन में ही इसके बारे में बात करेंगे, ताकि हमको समझने में आसानी हो। Since the nature of these angles is not the main topic of my book, it is not possible to explain them thoroughly here। अब मैं यहाँ पे गणित आपको सिखाने नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये किताब गणित की नहीं है। तो they will seem to be stronger during certain times than other times, though these differences have nothing to do with either the nature of the coordinate points or with the nature of time। Other elements affect them, but we need not be concerned with them right now। तो ये कोने को कहीं कहीं बहुत स्ट्रांग होगा, कहीं कहीं उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और बाकी घटकों के, बाकी तत्वों के या एलिमेंट्स के, उन पर परिणाम होता है। इतना ही मैं आपको अभी के लिए बताना चाहूंगा कि उन पर ये सिर्फ टाइम स्पेस एंड ये सिर्फ थ्री डायमेंशन का इफेक्ट नहीं होता, तो अनेक चीजों का इस पर परिणाम होता है, जो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। द कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी पॉइंट्स आर एक्टिवेटेड। अब देखो, ये जो एनर्जी पॉइंट्स है, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी पॉइंट्स है, इनको कैसे एक्टिवेट किया जाए? They are activated by emotional intensities that are well within your normal range। हमारी भावनाओं की तीव्रता से इन पर परिणाम होता है। Our emotional intensity, normal emotional intensity, affect the coordinate points। Okay, there was, okay,
I will explain it more later. The concentrated energy points are activated by emotional intensities that are well within your normal range. Your own emotions or feelings will activate these coordinates whether you know of them or not. देखो हमारे यहाँ हम हमेशा बोलते हैं ना, शुभ शुभ बोल यार, बोलते हैं ना, शुभ शुभ बोल। अच्छा, शाम के समय ऐसा मत बोल, ये भी हम बोलते हैं, राइट? अच्छा, घर में घर को लेकर बुरी बातें मत करो, वास्तु सुनता है। ये सारे वाक्य आपने सुने हैं, मैंने सुने हैं, राइट? कि वास्तु के भी कान होते हैं, वास्तु पुरुष सुनता है, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं, राइट? तो ये वही बात यहाँ पे शेत कह रहे हैं, हमारी भावनाओं का इन ऊर्जाओं पे परिणाम होता है। ओके, greater energy will therefore be added to the original thought or feeling and its projection into physical matter accelerated. अगर समझो मैं किसी प्लॉट पे जाके खड़ी रहती हूँ और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है, नहीं बस इधर ही मुझे घर बांधना है, ओके, तो मेरी ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग जब उस वास्तु की उस प्लॉट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साथ मैच हो जाती है, साल के अंदर मेरा घर वहां पे खड़ा हो जाएगा। आपने देखे हैं कई वास्तु जो बंगले बिल्डिंग्स शुरू हुए बनाने को चालू किए, बने ही नहीं, बरसों से आधे पड़े हैं, देखे हैं? हाँ, because the emotional intensity of the person who was building it did not match with the energy of the coordinate points of that area, of that space. Your emotional intensity has to match the space. अब इसके बहुत सारे अर्थ लग सकते हैं, और पर अभी मैं उस आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सो ये वो कह रहे हैं, अगर मैच हो जाती है तो फटाफट आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, बिक जाएगी, प्रॉफिट ले लोगे, काम तमाम। या घर बांध लोगे, तुरंत उसमें शिफ्ट हो जाओगे, रहने लगोगे, योर वर्क इज डन। हाँ, ये वो यहाँ पे कह रहे। नाउ दिस अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ फीलिंग, ओनली इट्स इंटेंसिटी इज इन्वॉल्व हियर। अब वो तुम्हारी भावना अच्छी थी या ऐसी थी या वैसी थी, उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो भावना कितनी तीव्र थी उतना ही मैटर करता है। हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज योर फीलिंग। हाँ, एक्चुअली इंडिविजुअल केसेस को लेकर इस चैप्टर से हमें बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। हाँ, स्मिता रिमाइंड्स मी ऑफ यस्टरडे and the different kinds of vastus that we were talking about, right? And why some work out and some don't, right? So this we can find answers within these lines is what I feel. Maybe we'll discuss it sometime. These points are like invisible power plants, in other words, activated when any emotional feeling or thought of sufficient intensity comes into contact. अब ये जो बाहर के स्पेस में के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है, ये जैसे कि एक ऊर्जा की शक्ति के, मतलब ये स्टोर हाउस है, ओके? ये यहाँ दीज आर स्टोर हाउसेस ऑफ प्योर एनर्जी। और जब भी हमारी भावना या हमारा तीव्र विचार या तीव्र भावना इसके साथ जुड़ती है, तभी कुछ ना कुछ होगा, यानी ये एक्टिवेट हो जाएंगे। The points themselves intensify whatever activates them in a quite neutral manner. वो पॉइंट ये नहीं कहते, वो जो बाहर के कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वो ये नहीं कहते कि ओ कितना पॉजिटिव विचार आया है या ओ कितना नेगेटिव विचार आया है। नहीं, तुम्हारा विचार या तुम्हारी भावना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है,
ये उनका कुछ लेना देना नहीं है उससे। उसका सिर्फ तुम्हारी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता का लेना देना है। अगर तुम्हारी भावना या तुम्हारा विचार बहुत ही ज्यादा तीव्र है तो, और उसकी तीव्रता से मैच हो गया, तो काम हो जाएगा। हा मुद्दा आला लक्षात? ह्याच्यामध्ये चांगले विचार करा आणि वगैरे वगैरे, इकडे काहीही खेळ नसतं. अरे नाव ते न्यूट्रल आहेत. ओके, वी आर रादर स्लो विथ दिस मटेरियल since it is new, but mainly because I would like it translated into as precise terms as possible, and without a scientific background on Rupert's part, I must use ingenuity. अभी मैंने जिस स्पीड से ये पढ़ा, उससे भी स्लो स्पीड में जेन रॉबर्ट्स बात कर रही है। बहुत ही स्लो स्पीड से वो बोल रही है। तो यहाँ पे शेत कह रहे हैं स्पीच स्लो, धीरे धीरे इसलिए बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि ये जो जेन है, रूबर्ट जिसको वो बुलाते हैं, उसको ये विज्ञान का ज्ञान नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है उसके पास। और इसलिए उसको इंजीनियरिंग, हम कहते हैं ना, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी वो नहीं यूज कर सकती। तो वो कह रहे, शेत कह रहे कि मुझे ही एग्जाम्पल देने के लिए सही शब्दों का जो शब्दकोश जेन रॉबर्ट्स के अंदर है, उसमें से शब्द चुन चुन कर मुझे वाक्य बनाने लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीमा हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो ब्रेक देते हैं। Sorry. Now, this is highly simplified, but the subjective experience of any consciousness is automatically expressed as electromagnetic energy units. क्या नसीब है हम लोगों का! अभी अभी हमने बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ी, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी अच्छी तरह से हमने पढ़ा और समझा। तो ये समझने के लिए हम इसको और दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, आसानी से हम समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं जितना सहज आपको बता रहा हूं उतना ये सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, हरेक का अपना अपना, अब ये हमने पढ़ा था, अपना अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट से बना हुआ है। तो कॉन्शियसनेस हरेक का अलग होता है। These exist beneath the range of physical matter. They are, if you prefer, incipient particles that have not yet emerged into matter. तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या एनर्जी है, ये ना, ये भौतिकता की सॉलिड एनर्जी जो है, इससे थोड़ा सा इसकी रेंज अलग हो सकती है, इसलिए वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं। They have not come into existence. These units are natural emanations of all kinds of consciousnesses. They are the invisible formations resulting from reaction of any kind of stimuli. अब ये देखो, हम जैसे कहते हैं हमारे अंदर जो नाड़ियां और जो चक्रस है, उनकी जो अवस्था है, वो हमने ही हमारे विचार और भावनाओं से उसको बनाई हुई है। ठीक है, प्योर एनर्जी है, फिर भी इसमें ब्लॉकेजेस है, इसमें वीकनेसेस है, कहीं पे कमजोर है, कहीं पे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, तो उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, और इसलिए फिर गड़बड़ी होती है। तो बाहर भी जो है, ये जो इनविजिबल जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स भी उनपे अलग अलग रिएक्शन का उनपे परिणाम होते रहता है। तो जो भी संवेदना आती है और जो रिएक्शन होता है, उसमें से इन पर परिणाम आते रहता है। दे वेरी सेल्डम एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट यूनाइट अंडर सर्टन लॉज। देखो, वो जो पॉइंट्स है, वो अकेले एक ही पॉइंट यहाँ पे है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी कुछ नियमानुसार वो एकत्रित भी हो जाते हैं। दे ऑल कम टूगेदर
अंडर सर्टन लॉज, यानी कोई निसर्ग नियम अनुसार वो एकत्रित भी हो जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं। दे चेंज बोथ देयर फॉर्म एंड देयर पल्सेशन, वो अपना आकार भी बदल देते हैं और उसके अंदर वो जो पल्स बीट होती है ना, ऊर्जा की जो रिदम है, उस रिदम को भी वो बदल देते हैं। their relative duration depends upon the original intensity behind them, that is behind the original thought, emotion, stimuli or reaction that brought them into being। अब इनको किसने बनाया? हमने बनाया, हमारे विचार और हमारी भावनाओं से। जब हमारे विचार और हमारी भावनाएं बदल जाती है, अलग प्रकार की हो जाती है, तब ये भी अपना रूप रंग आकार बदल देते हैं, अपनी जगह भी से भी हिल जाते हैं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन किस चीज पर ये निर्भर है? हमारी जो, देखो हमें कभी कभी ना बहुत तीव्र इच्छा होती है, मुझे अभी के अभी ये चीज चाहिए, या मैं अभी वहां जाना चाहती हूँ, या मैं अभी ये खाना चाहती हूँ, या अभी मुझे ये बोलना है। तो वो जो इंटेंसिटी है हमारी इमोशन की, हो सकता है 5 मिनट के बाद मुझे नहीं चाहिए। अब वो इंटेंसिटी अनुसार मेरे वातावरण में ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर मैंने उस तीव्रता को बनाए रखा, उस इच्छा को बनाए रखा, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स अस्तित्व में आ जाएंगे। जो मुझे चाहिए चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, वो अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सोचने लगूं कि यार सच में मुझे चाहिए का, नहीं नहीं, मैं तो योग मार्ग पर हूं, मैंने तो इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर मुझे ऐसे कुछ और विचार आ जाए और मैं जाने दो, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है, तो वो मेरी इच्छा की तीव्रता जैसे कम हो गई, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी कोलैप्स हो जाते हैं, तो अस्तित्व में नहीं आता। अभी अभी थोड़ी देर पहले जैस्मिन ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है उसका फिजिक्स वो यहाँ पे समझा रहे हैं। दृढ़ निश्चय, ये शब्द हमने योग में बहुत बार पढ़ा है। दृढ़ निश्चय के पीछे दृढ़ भावना होती है, दृढ़ विचार के पीछे दृढ़ भावना होती है। निश्चय यानी एक विचार, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। नहीं, मैं 101 सूर्य नमस्कार करके रहूंगी, राइट। दृढ़ निश्चय के पीछे दृढ़ भावना, जब तक वो भावना है, जितने समय के लिए है, उतने समय तक वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्टिवेटेड रहते हैं। अगर आपने भावनाओं को छोड़ दिया तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कोलैप्स हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। वेयर वाज आई? Yeah, they the duration depends upon the original intensity behind them। मेरी बचपन से इच्छा थी, कितने लंबे समय से वो इच्छा है, अब जाके मौका मिला कि मैं अमेरिका जाऊं, राइट। तो वो ड्यूरेशन जब तक है तभी तक वो एक्टिवेटेड रहेंगे, राइट। नाउ that is behind original thought, emotion, stimuli, reaction that brought them into being। एक तो बेसिकली वो अस्तित्व में आए ही कैसे? बाहर की दुनिया में, बाहर के वातावरण में वो अस्तित्व में आए कैसे? क्योंकि मुझे एक विचार आया, क्योंकि मुझे एक तमन्ना हुई, मुझे एक इच्छा हुई, क्योंकि मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था, मैंने सोचा मैं कर दिखाऊंगी। तो वो जो ओरिजिनल इच्छा थी या ओरिजिनल विचार था, उसने इनको निर्माण किया। अब वो ओरिजिनल विचार या इच्छा को मैं दृढ़ निश्चय में जब परिवर्तित करती हूं, छोड़ूंगी नहीं, मैं XYZ बन के दिखाऊंगी या मैं ये करके ही दिखाऊंगी, तो वो तब तक अस्तित्व में रहेगा। और जब मेरी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा मैच हो जाती है,
वो अस्तित्व में आ जाएगा। एक्चुअली मैं वो कर दिखाऊंगी या वो बना पाऊंगी। इट विल बिकम अ फिजिकल रियलिटी। शैलजा को तैयार होते देख मैंने अपनी घड़ी देखी और आई एम शॉक टू सी इट्स ऑलरेडी 4:30। मैं खुद ही इतना खो गई इन बातों में कि टाइम अप हो गया है, मेरे ध्यान में नहीं आया। ऑलराइट। तो और इसे खत्म नहीं हुआ, बट आई डोंट वांट टू रश थ्रू इट। 2 पैराग्राफ्स और है, लेकिन हम कल पढ़ेंगे। इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि ये फिजिक्स साइंस है क्या। सूक्ष्म शरीर का फिजिक्स है ये। ओके। द फिजिक्स ऑफ द एनर्जी बॉडी। सो इसको अच्छी तरह से अगर हम समझ जाते हैं, जिंदगी बहुत सच में यू आई विथ एवरी डिटेल यू फील सो एम्पावर्ड एंड यू फील कि यस एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये एक लगता है कि कुछ भी बदला जा सकता है। सबसे ज्यादा मुझे आश्वासन इस चीज का मिलता है कि अगर नहीं पसंद है तो बदल डालो। ऑल राइट फ्रेंड्स, कोई कुछ कहना चाहता है? और 1-2 मिनट है हमारे पास वैसे। यस। तुम्ही हे जे दृढ निश्चय आणि स्ट्रॉंग विल पॉवर किंवा असं म्हटलं ना, हे सगळं आमच्या मॅरेथॉन रनर्सच्या बाबतीत घडतं. ते स्टार्ट लाईनला उभं राहून त्यांनी ठरवलेलं असतं ना, मला फिनिश लाईन क्रॉस करायची. मग करायची 21 आहे. किलोमीटर असू दे, 42 किलोमीटर असू दे, ऍब्सोल्युटली. तो ऍब्सोल्युट. तिथपर्यंत जातो आणि हजारो रनर्स कम्प्लीट करतात. का तर त्यांचा दृढ निश्चय असतो तो. थैंक यू सुचित्रा कि तुमने ये बात छेड़ी है। अभी देखो, अभी उसके बिहाइंड द सीन बात को समझो। वो जो दृढ़ निश्चय है वो आया कहाँ से? अब जैसे आपने आई थिंक 50वीं साल में, नहीं कौन से ईयर में आपने पहली बार 40 सोचा? 45 एट द एज ऑफ 45 पहली बार सुचित्रा को ये विचार आया कि मुझे रनिंग करना अच्छा लगेगा, या ये जो मैराथन रनिंग है ये मुझे बहुत अच्छा, मतलब हमेशा अट्रैक्ट करते आया है। मैं अगर मुझे ये करने को मिला तो फिर उन्होंने उस विचार को, ये ओरिजिनल थॉट, उस विचार को फिर उन्होंने कहा कि चलो करके तो देखते हैं। और जब उन्होंने सोचा कि करके तो देखते हैं, तब उनको कोई ऐसा मिल गया, ग्रुप मिला या ट्रेनर मिला या जो भी कोई उनको, जो भी उनकी कहानी है वो मिल गया, जहां से उनकी शुरुआत हो गई। जैसे ही शुरुआत हुई, उनके विचारों की, उनकी भावनाओं की तीव्रता बढ़ने लगी। आई लव दिस, आई लव दिस। ये जो भावना बढ़ने लगी, उसके वजह से वो मैराथन में पार्टिसिपेट कर पाई। और जब उसने पार्टिसिपेट किया वहां पे दृढ़ निश्चय आया। लेकिन वो दृढ़ निश्चय से कितना पहले जो ओरिजिनल थॉट, ओरिजिनल इमोशन था, उसने वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑलरेडी बना दिए थे। अगर सुचित्रा जी ने ये सोचा होता मैं तो 45 हो गई, अब इस उम्र में कौन क्या कर सकता है, अगर बचपन से करती तो कुछ होता, तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कोलैप्स हो जाएंगे और वो चला गया, फिर वो खत्म है। दृढ़ निश्चय का सवाल ही नहीं आता, वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। आ रही है बात ध्यान में? इस तरह से हम हमारा अस्तित्व बनाते हैं। दिस इज हाउ वी क्रिएट अवर रियलिटी। थैंक यू सुचित्रा। यस। येस. मीता, यू वांट टू एनलाइटन अस? यस, ग्रेट, राइट। No, it's pretty simple. प्रीटी सिंपल। या वेरी सिंप्लीफाइड ही इज एक्सप्लेनिंग, अपने को भी समझ में आ जाए, इतनी आसानी से वो समझा रहे। राइट। यालाच आपण संकल्प शक्ती म्हणू शकतो ना. पण संकल्प नंतर येतो, विचार आधी येतो, तेव्हा परिस्थिती बनायला सुरुवात होते आणि तो विचार पुढे नेला आणि त्याच्यामध्ये भावनांची तीव्रता ऍड केली, तर तो अस्तित्वात यायला सुरुवात होतो। आणि ते आता काय बोललीस तू? संकल्प शक्ती. संकल्प। आणि मग जसं ते अस्तित्वात यायला लागलं, त्याची एनर्जी तुझी एनर्जी मॅच व्हायला लागली, तशी ती संकल्प शक्ती जागृत होते असं. आणि त्यातून मग तू करून दाखवते। पण
बनायला बांधा जो आहे, साचा जो आहे, तो साच्याची सुरुवात एका विचाराने सुरू होते. आता हा साचा बांधायचा का नाही बांधायचा आपल्यावर आहे. आपण कदाचित कधी कधी बांधतो आणि मग म्हणतो नको नको, ते बॅम्बू बांधतात ना जसे, ते बांधतो आणि मग म्हणतो नको नको आणि आपण त्याला सोडून टाकतो. परत सोडतो. हा. इतकी सहजतेने आपण आपलं अस्तित्व घडवतो. जर आपण घडवतोय तर आपणच मोडू शकतो, आपणच पुन्हा नवनिर्माण करू शकतो, नव्याने घडवू शकतो. हा विचारच खूप शक्तिशाली आहे. येस स्मिता. सो ह्याच्यात एक वाक्य त्यांनी आय कुडंट फाइंड द सेंटेन्स जस्ट नाव, पण या. त्याच्यात त्यांनी असं लिहिलंय की ग्रॅव्हिटी किंवा दुसरे आपल्या पृथ्वीवर असलेले ठोकताळे तिथे डळमळीत होतात. दे डोंट वर्क ऍज पर द पॅरामीटर्स. ओके. नाव हे जे औंधा नागनाथ माहितीये, आय डोंट नो वेअर एक्झॅक्टली इट इज, बट इट्स वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग. ओके. त्या ठिकाणी ते सांगत होते तिथले गुरुजी आम्हाला, आम्ही त्यांच्याकडनं रामरक्षा वगैरे काही गोष्टी शिकलो. आय हॅव नॉट बीन देअर एव्हर, बट ही वॉज सेइंग की नासा हॅज सेट अप अ सेंटर ओव्हर देअर टू सी वाय gravity and all such things do Don't not work work over there. properly. Smita, we went, all of us, Mamta, Suchitra, all of us, Swati, we had gone to Shivthargad. And Shivthargad, त्या घळीच्या आतमध्ये compasses don't work, no instrument works over there. We have actually Even experienced it. कैलाश में भी नहीं होता है ना, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत पे भी नहीं वर्क पता करता नहीं, है. वो नहीं पता मुझे. नहीं, वहां पे भी कंपास वर्क नहीं करता है. अच्छा, ये कभी बताया नहीं है किसी ने ऐसा. सो अच्छा, मे बी योर से. कासार देवी, ओके ओके, कासार देवी ऑल्सो. कासार देवी हे उत्तराखंड मधली एक देऊळ आहे. करेक्ट. आम्ही तिथपर्यंत गेलो पण तिथे नाही पोहोचलो मागच्या आता वेळेस. ते जे आहेत नाव, दोज आर ऍब्सोल्यूट coordinate points. Those are not subordinate points, those are absolute coordinate points. And then there are some main coordinate points, and then there are those small subordinate points, is what he is explaining. मीता म्हणते ते परभणी. परभणीला का? बरं हम्म. बरं, परभणीला. है ना, अमेझिंग. झिरो ग्रॅव्हिटी. Zero gravity. No gravity, none of the forces आणि of nature are active there. आणि आपल्याला सांगितलेलं ना, कल्याण स्वामी आणि टेलिपथीनेच बोलायचे. बोलायचे, हो. कल्याण स्वामी आणि रामदास रामदास स्वामी स्वामी. आणि श्रीधर स्वामी सगळे सगळे. टेलिपथीनेच तिकडे They did not, एकमेकांचे. हाँ, they need not, त्यांना तिथे उनको फिजिकली वहां एक दूसरे के सामने होने की जरूरत नहीं थी. रामदास स्वामी अपने, बोलते थे और ये लिखते थे. अपने गिरनार पर्वत पर भी ऐसा ही है ना कुछ? मे बी, आई डोंट. कपिल मुनि आके उनको बोलते थे ना, रामदास स्वामी. नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं कल्याण नहीं नहीं. कल्याण स्वामी. कल्याण स्वामी लिखते थे, रामदास स्वामी डिक्टेट करते थे, कल्याण स्वामी लिखते थे. ऐसा था. All right, wonderful friends. Thank you so much. It was an amazing class today, and I will see you tomorrow. We will continue to read tomorrow. Thank you. Bye bye.